चलिए, हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे थे, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। सेकेंड में हमने देखा था मीनिंग एंड टाइप ऑफ गुड्स कि गुड्स क्या होते हैं, डिटेल में देखा था, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में हमने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। तो ये 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो 3 लेक्चर पहले कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, फोर्थ लेक्चर में हम लोग देखेंगे की कंसेप्ट, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, ठीक है, एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को निकालने के लिए, नेशनल इनकम क्या है वो जानने के लिए, उसको जानने से पहले कुछ वर्ड्स, कुछ कंसेप्ट है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नेशनल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए, तो की कंसेप्ट में देखते हैं सबसे पहला कि हमको इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक को डील करना है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक है, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा डेप्रीशिएशन। सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आई होप कि आपको डेप्रीशिएशन बहुत अच्छे से पता है, बट इफ यू आर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट तो डेप्रीशिएशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के टाइप क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर देखेंगे स्टॉक वर्सेस फ्लो वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं और फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं, इसको इन डिटेल हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। फिर इंजेक्शन एंड लीकेज का क्या कंसेप्ट है, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे बनता है, कैसे इसको लेके आया गया है, इसका क्या रोल है नेशनल इनकम में, इसको आगे जाके देखेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, NFIA क्या होता है, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ों को, सारी टॉपिक को मैं एक ही लेक्चर में कवर कर दूं, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो अपन कोशिश करेंगे इसके लिए एक और लेक्चर हम लोग बना लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट कि ये चीज़ें क्या होता है उसको एक एक करके डिटेल में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज डेप्रीशिएशन। सबसे पहला लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन क्या होता है। देखो, डेप्रीशिएशन मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, और नहीं जानते तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी आना, उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। अभी फिक्स एसेट्स क्या होता है, किसी भी प्रकार का ऐसा एसेट्स, कोई भी चीजें जो आपके पास है, आपको बेनिफिट दे रहे हैं 1 साल से ज्यादा समय के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्या हो जाता है, लैंड हो गया, है ना, बिल्डिंग हो गए, बिल्डिंग एंड देन फिर मशीन हो गए। तो ये सारी चीजें क्या होता है, फैक्ट्री में या प्रोडक्शन यूनिट में यूटिलाइज होता है। अब आप समझना, लैंड पे तो डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, ये अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक है, इसको हम लोग अकाउंटेंसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मशीन हो गया, तो मशीन का वैल्यू हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, डाउन होते रहता है। जैसे आज आप एक बाइक खरीदते हैं या एक कार खरीदते हैं, मान लो 10 लाख रुपीज में आपने कार खरीदा, तो डू यू थिंक कि अगले साल इसका वैल्यू 10 लाख रुपीज ही रहेगा? नहीं, 10 लाख का वैल्यू कहीं ना कहीं 9 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज डाउन हो जाएगा। सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू मेनी रीजंस, वो रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से इनका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन वैल्यू में जो कमी आता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। सो लेट्स सपोज आफ्टर 2 ईयर इसका वैल्यू हो जाता है 7 लाख, तो कितना रुपीस कम हुआ, 3 लाख रुपीस, ठीक है। तो आने वाले 2 सालों में इसका वैल्यू कितना कम हो गया, 3 लाख रुपए कम हो गया। तो इस 3 लाख का जो वैल्यू डिडक्शन हुआ है इसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज डेप्रीशिएशन, इसका मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इट मींस लॉस इन वैल्यू और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दिया हूं कि कोई भी ऐसी एसेट्स जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए यूज में लेके आते हैं। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर in the process of production and expected obsolescence, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो कारण क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर। भाई आप उसको यूज कर रहे हो, तो यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका एफिशिएंसी टाइम टू टाइम डाउन होता रहे, या हो सकता है उसमें कोई टूट फूट आ जाए, तो इसके वजह से उसका वैल्यू जो डाउन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन कहते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसके रीजन क्या क्या है, डेप्रीशिएशन के क्या क्या रीजन है वो देखते हैं। पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर दिख रहा होगा, दूसरा दिख रहा होगा पासेज ऑफ टाइम, और तीसरा दिख रहा होगा एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूशंस, ठीक है।
तो यहां पे देख सकते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब बेसिकली जब आप कोई भी फिक्स एसेट्स को लाइक मशीन को जब आप यूज करते हैं तो उनके वैल्यू में कोई डिडक्शन आता है। यूज करते हैं तो यूज करते टाइम भी तो उनका एफिशिएंसी डाउन होगा। भाई नया गाड़ी लोगे और 6 महीने बाद 1 साल बाद उस गाड़ी को देखोगे तो क्या दोनों का चलाने का एक्सपीरियंस सेम रहेगा? दोनों एक ही जैसे रहेंगे क्या? नहीं, कहीं ना कहीं जितना एफिशिएंसी कोई मशीन या कोई भी चीजें एसेट्स के रूप में होता है, जो नए में जितना एफिशिएंसी देता है, जितना वर्क परफॉर्म कर सकता है, वो आने वाले समय में टाइम टू टाइम वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर। कंटिन्यूअस यूज अफेक्ट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को क्या करता है? डाउन करता है। नेक्स्ट है पासेस ऑफ टाइम। इसमें देखते हैं नेचुरल फैक्टर लाइक रेन, विंड लीड्स टू फॉल इन द वैल्यू। तो नेचुरल विद द पासेस ऑफ टाइम कोई नेचुरल फैक्टर होता है, जैसे पानी गिर जाना होता है, विंड हो जाता है, आंधी तूफान है, इनके वजह से भी एसेट्स के वैल्यू में कहीं ना कहीं क्या आता है? डिटोरियोरेशन आता है, कहीं ना कहीं वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पासेज ऑफ टाइम। टाइम के निकलने के साथ साथ क्या होते जाता है? वैल्यू ऑफ एसेट्स कम होते जाता है। और नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब कोई चीजें जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि ये चीज हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। भाई आपका दुनिया बहुत ज्यादा रैपिड चेंज हो रहा है। आजकल फैशन आप देखना तुरंत चेंज होते जा रहा है। तो वैसे टेक्नोलॉजी भी क्या होते जा रहा है? अपग्रेड होते जा रहा है। आप आज से 4 साल पहले 5 साल पहले क्या यूज करते थे? 2G यूज किए, फिर 3G यूज किए, 4G आया, अब 5G भी आ चुका है ना। तो जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आते जाता है, पुराने टेक्नोलॉजी का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी अगर आप बोलेंगे, आप याद करेंगे जब 2000 के आसपास इंडिया में सेल फोन आया था, वायरलेस फोन आया था, उस समय एक बटन वाले फोन का भी, नोकिया फोन जिस समय आता था, उसका रेट क्या होता था? 10,000 15,000 होता था। पर अभी आप वो की पैड वाला अगर आप फोन खरीदेंगे तो उसका वैल्यू नया भी खरीदेंगे तो वो 1500, 2000, 2500 रुपए तक का मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? भाई फोन तो वही है, पासेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या हो गया? चेंज हो गया। वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे चेंज इन डिमांड। भाई कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, डिमांड चेंज हो जाता है, उसके वजह से भी क्या हो जाता है? वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे अगर आप बात करेंगे कंप्यूटर की, पहले जमाने में क्या होता था? बड़ा बड़ा कंप्यूटर आता था, आप देखे होंगे मॉनिटर रहता था। लेकिन अभी लैपटॉप का जमाना है, मैकबुक का जमाना है। तो इस समय पे अगर आप मॉनिटर को बोलेंगे, नया मॉनिटर भी खरीदेंगे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक कारण है आपका डेप्रिसिएशन का, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? भाई फिक्स्ड एसेट्स, जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, मशीन का एग्जांपल दिया है ना। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन मतलब यूज करना। तो जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करते जाते हैं उसका वैल्यू कम होता है, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों बोला जा रहा है? जैसे मैंने अभी बताया चेंज इन डिमांड। आपने क्या किया? मैकबुक ले आया या फिर लैपटॉप ले आया मॉनिटर के जगह में, तो आपने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो जैसे नया टेक्नोलॉजी आपने रिप्लेसमेंट किया तो पुराना क्या हो गया? खत्म हो गया, उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंट देखते हैं। इट हेल्प इन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। देखो जनरली हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो दो कंसेप्ट आता है, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। इसको आगे जाके हम लोग और बहुत डिटेल में देखेंगे कि ग्रॉस और नेट क्या होता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस और नेट के बीच का क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन। जैसे आप अभी खड़े हैं ग्रॉस में, ग्रॉस से आपको कहां जाना है? नेट में। तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दो? माइनस कर दो। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर आपने 10 लाख रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट किया, एक मशीन खरीदा और ईयर कंप्लीट हो गया। अब ईयर कंप्लीट होने के बाद भी आप बैलेंस शीट में ये बोलेंगे कि मेरा जो एसेट्स है वो 1 लाख रुपए का है, तो ये जो 1 लाख रुपए वैल्यू आप बोल रहे हो वो ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, कमी आ चुका होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इसमें 10,000 रुपए वैल्यू कम हो चुका है, भाई अभी इस एसेट्स का वैल्यू 90,000 है, तो ये जो 90,000 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू बोलेंगे। तो एक ग्रॉस वैल्यू और ये नेट वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन है? ये 10,000 अमाउंट जो है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से अगर आपको नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर नेट से आपको वापस ग्रॉस में आना है तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे 90,000 से वापस 1 लाख में जाना है तो 10,000 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन।
देखो डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस, दो टर्म आता है, डेप्रिसिएशन और एक टर्म आता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस बेसिकली हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं उस सब्जेक्ट में यूज करते हैं वर्ड, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा सा समझना। देखो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट्स का वैल्यू कम हो जाना, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, ये कम होना ही होना है। आप एक मोबाइल फोन भी आज नया खरीद के ले आओ, 1 महीने बाद बोलेंगे तो मोबाइल फोन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस, ये होते रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। लेकिन कैपिटल लॉस जो होता है ना, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, किसी एक्सीडेंटल लॉसेस के कारण या किसी भी चीजों के कारण जब वैल्यू में कमी आता है एसेट्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक मशीन आपने खरीद के लाया, आपने फैक्ट्री में स्टैब्लिशमेंट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, अब फैक्ट्री में अचानक से आग लग गया और वो मशीन में भी आग लग गया, तो मशीन का वैल्यू तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उस वैल्यू में जो डाउन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैपिटल लॉस। अब ध्यान से समझना, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो रेगुलर प्रोसेस है, ये होना ही होना है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए डेप्रिसिएशन को हम लॉस नहीं बोलते, हम इसको एक्सपेंस बोलते हैं। क्योंकि जब ये वैल्यू कम हो रहा है तो उसके बदले में हम आउटपुट भी तो ले रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ मिल भी तो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। पर वहीं पे जब हम आते कैपिटल लॉस, तो यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंटल के कारण यहाँ पे जो लॉस हुआ, तो हम उसको एक्सपेंस वर्ड ट्रीट नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। चलो फटाफट इसको देख लेते हैं, पहला मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेप्रिसिएशन में देखेंगे, इट रिफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, इसके कारण जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। लेकिन वहीं पे इट रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा, इन सारी चीजों के कारण होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस मतलब जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया, अनएक्सपेक्टेड लॉस था। नेचुरल कैलामिटीज लाइक लॉस बाय फायर, फ्लड एटसेट्रा, है ना, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या हो जाता है, कैपिटल लॉस कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, प्रोविजन और लॉस। अब ये प्रोविजन क्या होता है, देखो जब हमको पता होता है कि कोई खर्चा कंपलसरली होना है, तो उसके लिए हम पहले से पैसा बचा के रखते हैं। जैसे मान लो आप ट्यूशन करते हो, ट्यूशन के लिए आपको फीस भरना है, तो पापा क्या करेंगे, पहले से पैसा बचा के रखेंगे, उनको पता है कि भाई बच्चों को ट्यूशन का फीस हमको देना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं, कि हमने पहले से पैसा बचा के रखा है क्योंकि हमको पता है आने वाले समय में वो खर्चा होने वाला है। तो ये तो हमको पता है, इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रोविजन बना के रखेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग खर्चा के लिए पैसा निकाल के रखेंगे। लेकिन जब हमको ये पता ही नहीं है कि कब होगा, एक्सीडेंटल चीजें हैं, तो इसके लिए हम पैसा बचा के रखेंगे क्या, प्रोविजन बना के रखेंगे क्या, नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखो इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या इफेक्ट आएगा, तो डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं आता। डेप्रिसिएशन देखो, एक मशीन है, मशीन का वैल्यू में कम हो रहा है, मशीन कम नहीं हो रहा है, तो आप प्रोडक्शन करते जाओगे, तो भाई मान लो एक मशीन 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करता है एक साल में, तो वो 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करेगी, हालांकि उसका वैल्यू जरूर कम हो जाएगा। आपके पास एक बाइक है मान लो, तो एक बाइक में आप पेट्रोल डला के जहां जाना वहां जाएंगे, हालांकि बाइक का वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन आपके जाने में कोई इफेक्ट आया क्या, तो उसी प्रकार से डेप्रिसिएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आता प्रोडक्शन में। लेकिन जब कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउन हो जाता है या तो रुक जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि लॉस बाय फायर, तो एक फायर लग गया आपके फैक्ट्री में और मशीन जल गया, अब उस मशीन से अगर आप बिना रिपेयर के प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो प्रोडक्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैपिटल लॉस में इफेक्ट होता है, रिड्यूस हो जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इन्वेस्टमेंट। हमारा पहला टॉपिक डेप्रिसिएशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन का नेशनल इनकम में क्या यूज होगा आगे जाके देखेंगे। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना है और नेट से ग्रॉस में आने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करना है। नाउ अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब कभी भी आपके कोई इकोनॉमी में आप वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए एडिशनल कैपिटल या एडिशनल पैसा लगाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो आपने एक फैक्ट्री है आपका और इसमें एक मशीन के साथ आप काम कर रहे हैं, अब आपको अपना वेल्थ को बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो आपने एक और दूसरा मशीन लेके आ गए, तो इस मशीन को लाने में जो आपने खर्चा किया उसी खर्चा को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपके पास स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो दिखता है, जैसे हो गया आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये क्या है, फिजिकल कैपिटल। अब उसमें किसी भी तरीके का इनहेंसमेंट हो रहा है, किसी भी तरीके का बढ़ोतरी हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं उसको
स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल में क्या हो रहा है, इनहेंसमेंट हो रहा है। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यह है कि एक साल के अंदर, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक दिन की बात नहीं है या एक वक्त की बात नहीं, पूरे साल भर हम देखते रहेंगे कितना बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके मैं आपको फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझेंगे कि साल भर के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी कैपिटल इन्हेंसमेंट करते हैं, किसमें, फिजिकल कैपिटल को बढ़ाने के लिए, वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, देखो, सच एज बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट एंड एडिशन टू इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप बिल्डिंग खरीद लिए, प्लांट खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, कोई टूल्स खरीद लिए, कोई नया इक्विपमेंट खरीद लिए, है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए। एडिशन टू द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि भाई जैसे आप मान लो एक प्रोड्यूसर हो, आप फर्नीचर बनाते हो, आप बेड बनाते हो, है ना, तो बेड बनाने के लिए आपको वुड की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो जो आपने खरीद के रखा है रॉ मटेरियल, वो भी तो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, उसको आप फिनिश गुड्स में क्या करेंगे, बाद में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें भी कोई चेंजेस आता है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, जब कभी भी मार्केट में या इकोनॉमी में पैसा इंट्रोड्यूस होता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। और जब कभी भी मार्केट से पैसा निकल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल डिफॉर्मेशन। जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, या आप इंडिया को समझ लो आपका इकोनॉमी, तो इस इकोनॉमी में जितना पैसा बढ़ता जाएगा, जितना आता जाएगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होते जाएगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होते जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, सो इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। और इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है भाई, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी एक इकोनॉमी का बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के मान लो अभी कोई भी एक बहुत बड़ा कंपनी का एग्जांपल ले लो, आप टाटा कंपनी का एग्जांपल ले लो। अब आप टाटा कंपनी में शेयर खरीद देते मान लो 1 लाख रुपए का, तो आपका जो 1 लाख रुपए सीधे किसके पास चला जाएगा, टाटा कंपनी के पास चला जाएगा, और वो 1 लाख रुपए नया प्रोडक्शन में क्या होगा, यूज होगा। तो हम कह सकते हैं जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना हमारा वेल्थ ग्रो होगा, उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उतना ज्यादा हमारा इकोनॉमी क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाला जा रहा है और ये हमारा इकोनॉमी क्या करते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है। तो इस पौधे को आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मनी दिखा रहा है, ये इकोनॉमी है, और यहाँ पे जो पानी डाला जाएगा वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो एज मच एज यू इनहेंस और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द प्लांट विल बी बिगर, the investment will the production और economy activity will be greater। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है और एक नेट इन्वेस्टमेंट होता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं जब डेप्रिसिएशन पढ़ा था। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को निकालना पड़ता है, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है। तो वही कंसेप्ट यहां पे भी आप देख सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आप एक नया फैक्ट्री डाले और यहां पे 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, 10 लाख रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो आपने जो 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, अब ये साल पूरा कंप्लीट हो गया, आपने अभी चालू किया और 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1 साल के बाद आप बोलेंगे कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका वैल्यू अभी भी 10 लाख रुपीज है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसका वैल्यू 10 लाख रुपीज होगा? नहीं, कहीं ना कहीं उसका वैल्यू कम हो गया होगा, क्योंकि इस 10 लाख रुपीज से हो सकता है आपने कुछ लैंड खरीदा होगा, कुछ बिल्डिंग खरीदा होगा, कुछ मशीन खरीदा होगा, तो वो जो बिल्डिंग या मशीन है उसका वैल्यू कम हो गया होगा। पर आप अभी भी बोलते हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10 लाख रुपीज है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हो सकता है इसका वैल्यू 2 लाख रुपए कम हो गया होगा, इसमें डेप्रिसिएशन लग गया होगा। किसमें डेप्रिसिएशन लग गया होगा, आपका मशीन में डेप्रिसिएशन लग गया होगा, आपका बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग गया होगा, तो आपका एग्जैक्ट अभी इसका वैल्यू है 8 लाख रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 8 लाख रुपीज है ये क्या है, आपका नेट इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर क्या होता है, आपका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, देख सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, इट रिफर्स टू टोटल, ये वर्ड दिख रहा है देखो, टोटल एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। टोटल कैपिटल, मैंने अभी बताया कि 10 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया था, तो पूरे पैसों को मान रहे तो आप क्या कहलाते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वही नेट इन्वेस्टमेंट देखो, इट इज डिफाइंड एज एक्चुअल एडिशन। एक्चुअल आपने 10 लाख तो लगाया था, पर उसमें से 2 लाख रुपए वैल्यू क्या हो गया, यूज करते 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 कम हो गया, तो एक्चुअल एडिशन कितने का हो रहा है, आपका 8 लाख रुपीज का।
तो इट इज एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? एक्चुअल एडिशन को, और टोटल एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं, स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मींस, देखो हमने बोले यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, तो स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मींस एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मतलब क्या होता है? हमारे पास जितना भी फिजिकल कैपिटल लाइक फिक्स्ड एसेट जो भी है वो। दूसरा अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्या? आपने देखो स्टॉक 3 टाइप का हो सकता है, आगे जाके देखेंगे। या तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, या कोई सामान बनाना चालू किया वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो सेमी फिनिश्ड हो गया, या आपने सामान बनाने के लिए बेचने के लिए पूरा कंप्लीट करके बना लिया पर वो बिका नहीं, तो साल के अंत में हमारे पास सामान रखा हुआ है, वो अगले साल फिर से यूज में आएगा, तो इस साल के लिए हम क्या कहेंगे? उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, क्या कह सकते हैं? अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वही देखेंगे, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन और इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन मिला हुआ होता है, हम उसको अलग से सेपरेट नहीं करते हैं, पर जब नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां से हम लोग क्या कर देते हैं? डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट यहां पे देख लेते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इनहैंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोमोट एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ। देखो जब नेट इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब हमने नेट इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा भाई? जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे कंपनी में, उतना ज्यादा आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, उतना लेबर आएगा, उतना ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो हमको लेबर का और रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम लेबर को भी बढ़ाएंगे। लेबर जब आएंगे तो हमारा क्या होगा? इनकम ग्रोथ होगा। इनकम ग्रोथ होगा मतलब लेबर आएंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट मिलेगा, उनका इनकम क्या होगा? ग्रोथ होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? बढ़ेगा। और अल्टीमेटली हमारा जो जीडीपी है ना, वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। जीडीपी क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जीडीपी का बेसिक मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? जीडीपी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। नोट्स आप लोग उतारते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक बच गया, फिक्स्ड वर्सेस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक और क्लासिफिकेशन है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली जब आप फिक्स्ड कैपिटल पे खर्चा करते हो, फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा करते हो तो उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन आप फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा ना करके आप इन्वेंट्रीज पे, स्टॉक पे खर्चा करते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए, एक फैक्ट्री में आप क्या करते हो? सामान बनाते हो और आप प्रोडक्शन करते हो, फर्नीचर का आपका फैक्ट्री है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मशीन लगे होंगे, तो मशीन में जो आपने खर्चा किया वो क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन फर्नीचर बनाने के लिए आपको लकड़ी की जरूरत है, तो आप रॉ मटेरियल के रूप में लकड़ी खरीदेंगे, तो लकड़ी खरीदने के लिए, वुड खरीदने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। देख सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लाइक प्लांट एंड मशीन ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी आप फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी करते हो, खरीदते हो, इनहेंसमेंट करते हो, क्या कहलाएगा? आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इसको जैसे देखो, इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे ही इसको इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस। देखो जब कब जितना ज्यादा आप एसेट्स को बढ़ाओगे, फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाओगे, मशीन खरीदोगे, है ना, तो उतना ज्यादा आप जितना टेक्नोलॉजी को बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन होगा। आए क्या समझ में? तो ये हमारा इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जितना ज्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा हमारा आउटपुट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, देखो फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब सीधी बात है, आप मशीन को खरीदते जा रहे हो, है ना, एसेट्स को खरीदते जा रहे हो। अब जितना ज्यादा एसेट्स खरीदोगे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, उतना ज्यादा आपका इकोनॉमी क्या करेगा? ग्रो करेगा। मतलब सीधी बात है, जीडीपी आपका क्या करेगा? ग्रो करेगा। वहीं पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक। जैसे इन्वेंट्री स्टॉक क्या क्या होता है? देखो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, सेमी फिनिश का स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड विद द
प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर के पास देखो 3 तरह का स्टॉक हो सकता है। एक वो जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में पड़ा है, अभी बनना चालू नहीं हुआ है। एक वो जो बनना चालू हो गया पर पूरी तरीके से बना नहीं, तो सेमी फिनिश बोलेंगे। एक वो जो सामान पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया पर अभी बिका नहीं है। तो ये तीनों चीजें जब प्रोड्यूसर के पास रह जाता है, वो बिक नहीं पाता है साल के अंत तक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। और चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज वर्ड आया, देखो समझना। मान लो आपके पास साल के शुरू में, जैसे अभी हम 2023 और 24 की बात करते हैं, ठीक है। अब 1 अप्रैल को आपके पास, मान लो 1 अप्रैल को आपके पास 10,000 रुपीज का स्टॉक रखा हुआ है, या आप इसको रुपीस की जगह यूनिट में भी बोल सकते हो। 10,000 के पास आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, और आपने साल के अंत में 31 मार्च में आपके पास हो गया 50,000 का स्टॉक। तो आपने चेंज कितना किया? 10 तो पुराना है, तो इस साल कितना एक्स्ट्रा किया आपने? 40,000। कितना एक्स्ट्रा किया? 40,000, ठीक है। तो ये 40,000 चेंज इन इन्वेंट्री कहलाएगा, और यही हमारा क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इस साल आपने कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, तो वो क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इट मे बी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक, ठीक है, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। देखो इन्वेंट्री स्टॉक हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक डिजायर्ड और एक अनडिजायर्ड। डिजायर्ड वो होता है जो प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से बचा के रखता है, अपने फ्यूचर को देखते हुए। जैसे मुझे लगता है कि भाई अभी जैसे गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में मान लो एसी ज्यादा बिकने वाला है, तो कंपनी ने पहले से अपना रॉ मटेरियल ला के रख लिया था ताकि एसी का प्रोडक्शन क्या कर सके? बढ़ा सके। तो ये डिजायर्ड स्टॉक है, उन्होंने जानबूझ के स्टॉक को क्या किया था? बढ़ाया था और बचा के रखा था। लेकिन अनडिजायर्ड स्टॉक क्या होता है? वो हम जानबूझ के नहीं करते, हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि स्टॉक बच जाए, पर वो बच जाता है, जो हमको समझ में नहीं आता कि क्यों बच गया। अब उसका कई रीजन हो सकता है। भाई हो सकता है कि डिमांड नहीं हुआ होगा। इस साल आपने प्रोड्यूस किया था एसी, मान लो आपने सोचा था 20,000 एसी हम लोग इस साल इंडिया में बेच देंगे, लेकिन इस साल गर्मी के सीजन में आपने बेच पाया 18,000 यूनिट ऑफ एसी आपने बेच पाया, तो 2,000 एसी आपके पास रिमेनिंग रह गया। वो आपने सोचा था क्या कि बच जाएगा, या आपने जानबूझ के बचाया क्या? नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक होता है वही लॉस का कारण भी बन सकता है। कहीं ना कहीं अगर एक कंपनी को लॉस होता है तो उसका एक कारण क्या हो सकता है? अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। तो आई होप कि आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नोट्स कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक वर्सेस फ्लो कंसेप्ट। देखो स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, आप पहले ही जानते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप सभी के घर में पानी की टंकी होंगी जो छत में लगा हुआ है, तो उस पानी की टंकी में जो पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो वाटर इन अ टैंक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक। वो रखा हुआ है, लेकिन वो पाइप कनेक्शन के द्वारा आपके घर में क्या होता है? नीचे नल से आता है, तो जो टैप में वाटर आ रहा है वो क्या है? फ्लो है, वो बहता रहता है। अब इससे आप क्या समझ सकते हो कि जब चेंज नहीं हो रहा, एक वक्त में मैं बोल रहा हूं कि आपके घर में अभी सुबह या शाम को जितना भी टंकी में पानी रखा हुआ है वो क्या है? स्टॉक है। लेकिन नल को आप ऐसा तो नहीं है कि एक बार चालू कर दे दिन में और उसके बाद बंद कर दिए, वो तो दिन भर चलता रहता है, ओवर द डे ऑफ टाइम, है ना। तो हम कह सकते हैं वो क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। तो कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल क्या होता है? जो हम इकोनॉमी में काउंट करते हैं, जो भी एक्टिविटीज है उसको हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम बात करेंगे इनकम की, तो कोई भी पर्सन या कोई भी इकोनॉमी में किसी का इनकम हो रहा है तो वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। कोई भी आदमी का वेल्थ की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो जिन चीजों का भी हम इकोनॉमी में स्टडी कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कुछ भी है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरिएबल बोल रहे हैं। तो इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। देखो जब कभी भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, एक समय की बात करेंगे, तो वो स्टॉक हो जाता है। लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? वो फ्लो हो जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब मैं बोला 1 साल के अंदर, ड्यूरिंग 1 ईयर, या 1 महीने के अंदर, ड्यूरिंग 1 मंथ, तो ये क्या हो गया? आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि आज के डेट में आपके पास कितना रुपए है, आपने कितना सेव करके रखा है, तो मैं आज के डेट में पूछ रहा हूं, 1 साल के अंदर ऐसा नहीं पूछ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की तो क्या हो जाता है? वो स्टॉक हो जाता है। और जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की तो क्या हो जाता है? वो फ्लो हो जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम क्या हो गया? रुक गया, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं कि 2011 में इंडिया का सेंसस क्या था, इंडिया के सेंसस में इंडिया का पॉपुलेशन क्या था, तो ये क्या हो गया? स्टॉक कंसेप्ट हो गया। लेकिन मैं बोलता हूं कि 2023 और 24 के अंदर कितने बच्चे नए जन्म लिए हैं, ठीक है, हाउ मेनी चाइल्ड born during this year, तो ये क्या हो गया? फ्लो कंसेप्ट हो गया, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन है क्या? नहीं, कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है। लेकिन फ्लो में एक टाइम डायमेंशन होता है, जैसे पर बग, पर डे, पर मंथ,
पर ईयर, पर आवर, है ना। जब ऐसा बोले तो क्या हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा। जैसे देखो स्टॉक इज ए स्टैटिक कंसेप्ट, जबकि फ्लो इज अ डायनेमिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट मतलब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, डेटा वाला कंसेप्ट है, ये ऑलरेडी हो चुका है, अब इसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको स्टैटिक कंसेप्ट बोलते हैं। लेकिन डायनेमिक कंसेप्ट मतलब क्या होता है, टाइम टू टाइम अप एंड डाउन चेंज होते रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक कंसेप्ट बोलते हैं। लास्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखो वेल्थ, किसी की भी वेल्थ या प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो जाता है, वो स्टॉक। लेकिन इनकम की बात करें तो क्या होता है, इनकम तो साल भर का हम लोग काउंट करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये फ्लो हो जाता है। वाटर इन अ टैंक इज अ स्टॉक, वाटर इन अ स्ट्रीम इज अ फ्लो। देख सकते हैं इन्वेंट्री तो खुद ही स्टॉक है, ठीक है। और चेंज इन इन्वेंट्री, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चेंज इन इन्वेंट्री, एक साल के अंदर कितना चेंज किया आपने, कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो। कैपिटल क्या है, आपका स्टॉक है। और कैपिटल फॉर्मेशन है ना, आपने जैसे 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस चालू कर दिया, तो वो 5 लाख जो आपने लगाया वो हो गया, वो क्या हो गया, आपका स्टॉक कंसेप्ट हो गया। लेकिन अब साल भर में आप कुछ प्रॉफिट के रूप में कमाए हो, कुछ ड्राइंग किए हो, कुछ एडिशनल कैपिटल मिला है, वो चलता रहता है। तो कैपिटल जो फॉर्मेशन हो रहा है, आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसमें पुट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा। तो स्टॉक एंड वेरिएबल फ्लोज के बारे में थोड़ा सा देख, है ना, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए आज के लिए लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बाकी जो टॉपिक बच जाएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंजेक्शन एंड लीकेजेस। अब ये इंजेक्शन एंड लीकेज क्या होता है, देखो इंजेक्शन कभी ना कभी आप बीमार पड़े हो तो लगाए होंगे, चाहे पिछवाड़ा में लगाए होंगे, चाहे इधर लगाए होंगे, जहां पे भी लगाए होंगे लगाएंगे। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, बॉडी में आपको इंजेक्ट किया जा रहा है, क्या चीज, मेडिसिन, तो वो अंदर जा रहा है। तो जब कभी भी कोई चीजें इनपुट के रूप में जाता है तो क्या कहलाता है, वो इंजेक्शन। और जब कभी भी कोई चीजें बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीकेज बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप समझना, कोई भी एक इकोनॉमी, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बना लेता हूँ कि मान लो दिस इज आवर इकोनॉमी। अब इस इकोनॉमी में जब कभी भी पैसा आएगा, कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में पैसा आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। और जब कभी भी पैसा यहां से निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, आप सेविंग के फॉर्म में पैसा निकाल लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीकेजेस बोलेंगे, ठीक। और ये इकोनॉमी में जो पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। और जो निकल गया उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल डिफॉर्मेशन। तो कभी भी जब इकोनॉमी में पैसा आता है तो वो इंजेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। और जब पैसा निकल जाता है तो क्या होता है, वो लीकेज। जैसे यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल में आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, कि जैसे ये फर्म है और ये क्या है, हाउस होल्ड। तो देखो हाउस होल्ड से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो सेविंग के फॉर्म में पैसा बैंक में जा रहा है, यहाँ नेट टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट को पैसा देते हैं हम लोग, या फिर इंपोर्ट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अब्रॉड चला जाता है। 2 सेक्टर मॉडल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं होता, पर समझना अभी 3 या 4 सेक्टर की बात करेंगे तो देखो जो हाउस होल्ड से पैसा कहाँ जा रहा है, सेविंग के रूप में बैंक में चला गया, गवर्नमेंट को आपने टैक्स भर दिया, आपके पास से पैसा चला गया, ठीक है। आपने इंपोर्ट कराया, कोई सामान खरीदा तो पैसा क्या हो गया, अब्रॉड चला गया। तो कहीं ना कहीं पैसा हमारे इकोनॉमी से या हमसे निकल के चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथड्रॉवल्स या फिर लीकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। और यही पैसा देखो बैंक से इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कहाँ चला गया, फर्म में। भाई इसने लोन ले लिया बैंक से और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, या फिर बैंक ने इस कंपनी का शेयर खरीद लिया तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में फैक्ट्री के पास चला गया, जिससे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। या गवर्नमेंट से देखो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी क्या होता है, पैसा चला जाता है, किसके पास चला जाता है, फर्म के पास चला जाता है, या प्रोड्यूसिंग यूनिट के पास चला जाता है। वैसे ही जब हम लोग एक्सपोर्ट करते, कोई सामान को बेचते हैं अब्रॉड, तो हमको क्या होता है, विदेशों से, अदर कंट्री से पैसा मिलता है, तो हमारी इकोनॉमी में पैसा आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो एक शॉर्ट में अगर बोला जाए तो जब कभी भी इकोनॉमी में पैसा आता है किसी भी फॉर्म में तो वो इंजेक्शन कहलाता है, और जब इकोनॉमी से पैसा निकल के चला जाता है किसी भी फॉर्म में जो प्रोडक्शन यूनिट में आगे काम नहीं आने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेजेस बोलते हैं। तो आई होप की कंसेप्ट के इस लेक्चर में इतनी सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। 2-3 चीजें छूट गया, जैसे NFIA हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम हो गया, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का प्रॉमिस करता हूं। सो बी कंटिन्यू विथ अस, थैंक यू सो मच। और इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।